हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेनिफिट्स एंड डिफ़िकल्टीज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग जरूर देखा होगा। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर जो आइकन आ रहा है कार्ड का, उस पर भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखिए, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था, क्योंकि अब जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल, जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा ग्लोब है, वो एक विलेज की तरह हो गया है, एक स्मॉल मार्केट की तरह हो गया है। आज हर एक नेशंस के जो प्रोडक्ट हैं वो लगभग दूसरे नेशंस में मिलते हैं। जो एमएनसी कंपनीज हैं वो पूरे वर्ल्ड को जो है एक स्मॉल मार्केट मान के चलती हैं। तो क्योंकि डे बाय डे जो है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस जो है वो डे बाय डे लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, तो कुछ ऐसे भी देश हैं जो उनका जो खुद का जो होम नेशन है वो बहुत छोटा है साइज़ में, और क्योंकि वो अपना जितना भी वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी सारी यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने देश में माल बेचकर। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन का प्रयोग करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा जो है गुड्स को अदर नेशन में बेचते हैं। तो जो इंटरनेशनल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदा है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। क्या फ़ायदा है मैन्युफैक्चरर को? बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के। कैसे फ़ायदे मिलते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन मार्केट एरिया। देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केटर है, इनकी जो प्रोड्यूसर है, एमएनसीज है, उसके लिए जो उसका जो बिजनेस का मार्केट का जो एरिया है वो काफ़ी वाइड हो जाता है, क्योंकि अब वो जो अपना गुड्स है किसी पर्टिकुलर नेशन में ना बेचकर पूरे वर्ल्ड में बेच रहा है। तो उससे क्या होता है, उसके पास जो है प्रोडक्शन करने के लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी वो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकता है। अब जैसे कोई भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, एमएनसीज, चाहे वो फिलिप्स हो गई, नेस्ले हो गई, नोकिया हो गई, सोनी हो गई, पैनासोनिक हो गई, टोयोटा हो गई, या कोई भी और इंटरनेशनल कंपनी आप लिख सकते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गई। तो ये कंपनियां जो है पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को फैला रही हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि वो उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकंड जो बेनिफिट आता है मैन्युफैक्चरर को, वो आता है इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स। ये तो देखिए नेचुरली है, जब एक कंपनी जो है वो ग्लोबल एरिया पे वर्क करेगी, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ज़्यादा यूटिलाइज करेगी, ज़्यादा सेल्स करेगी, तो नेचुरल बात है उसकी सेल्स भी बढ़ेगी एज वेल एज प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो जितनी भी एमएनसीज हैं, इनकी सेल्स और प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग का फ़ायदा ये है कि आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो सेलिंग एरिया है, वो एक पर्टिकुलर नेशन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई नेशंस में फैल जाता है, जिससे आपकी जो सेल्स है और प्रॉफिट्स है दोनों ही बढ़ते हैं। कई कई एमएनसी तो इतनी लार्ज स्केल पे हो गई हैं कि उनकी जो सेल्स है वो किसी पर्टिकुलर नेशन की जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से भी कहीं ज़्यादा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो इन एमएनसी का जो सेल्स और प्रॉफिट्स का लेवल है वो कितना ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि जो कंपनीज़ हैं, जो खासकर ग्लोबल कंपनीज़ हैं, जो एमएनसीज़ हैं, वो अपनी रिस्क को जो है आसानी से डाइवर्सिफाई कर सकती हैं। अब कई तरह के जो है रिस्क होते हैं, जैसे कंट्री रिस्क होता है, पॉलिटिकल रिस्क है, या नेचुरल रिस्क है, या इकोनॉमिक रिस्क है। तो वो उसको ना डाइवर्सिफाई कर, क्योंकि वो बिजनेस जो है किसी पर्टिकुलर नेशन में नहीं करी बल्कि कई नेशंस में कर रही हैं। तो अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर नेशन में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर नेशन में रिसेशन आ जाती है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, या वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई डिस्टर्बेशंस आ जाती है एक नेशन में, तो उसका फ़ायदा ये है कि वो एमएनसीज या ग्लोबल कंपनीज जो है वो अपना जो कंसंट्रेशन है वो किस उस पर्टिकुलर नेशन से हटाकर अपनी जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं, जो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो उस पर्टिकुलर नेशन से हटाकर अदर नेशन में कर सकती हैं, जिससे कि जो उनका रिस्क है वो एक पर्टिकुलर नेशन पे डिपेंड नहीं रहता। तो जो रिस्क है वो आसानी से डाइवर्सिफाई कर सकती हैं। नंबर फोर्थ एडवांटेज जो आती है, दैट इज़ इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल। देखिए, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ग्लोबल कंपनीज़ के लिए, क्योंकि वो काफ़ी लार्ज स्केल पे वर्क करती हैं, पूरे वर्ल्ड में वर्क करती हैं, तो जिससे कि उसकी जो गुड्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब क्योंकि गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसका फ़ायदा ये होता है कि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकती हैं। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से क्या होता है, जो गुड्स की जो कॉस्ट है, इनकी प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है। इसके अलावा और भी फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि
क्योंकि जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं तो ये आजकल जो इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी काफ़ी लार्ज स्केल में होते हैं। क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज लार्ज स्केल पे होते हैं तो ये मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर सकती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर का यूज़ कर सकती हैं, स्पेशलाइजेशन का यूज़ कर सकती हैं। और जिसका बेनिफिट क्या होता है कि उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो कम आती है और जो गुड्स की क्वालिटी है वो बेटर हो जाती है। तो नेचुरल बात है, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है ग्लोबल कंपनीज़ को इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा। नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है दैट इज़ ग्लोबल इमेज। क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं तो इनकी जो है एक कॉर्पोरेट और एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जिसका फ़ायदा इनको बहुत बार मिलता है। किस चीज़ का फ़ायदा मिलता है? जब भी ये कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इनका पहले से ही एक ब्रांड नेम बना हुआ है, तो इनको नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में या किसी नई मार्केट यानी कि कोई ऐसा नेशन जहाँ पर वो पहले अपना प्रोडक्शन नहीं बेच रहे थे, किसी नई मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो उनको नए मार्केट में एंटर करने में आसानी रहती है। इवन कुछ खास करके ब्रांड्स होते हैं, उनके जो कस्टमर है वो इतने लॉयल होते हैं उनके ब्रांड के प्रति, वो कंटिन्यूस उसी ब्रांड को, उसी गुड्स को बाय करते हैं, जिसका फ़ायदा वो कंपनी क्या करती है, हाई प्राइस भी चार्ज कर पाती हैं अपने कस्टमर से। अब जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया या नाइक शूज़ में हो गया, एडिडास हो गया। अब इनका एक ब्रांड नेम है, पूरे वर्ल्ड में एक इनकी इमेज है और जिसका जो बेनिफिट है वो इन कंपनीज़ को मिलता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैन्युफैक्चरर को मिलते हैं। कुछ और बेनिफिट डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट टू इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है? देखिए इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे जो पहला फ़ायदा आता है वो आता है कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्यों होती है? कई बार क्या होता है, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो मिसमैच हो जाती है। क्या खासकर उस किसी नेशन में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, खासकर नेचुरल क्लैमिटी की वजह से या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जिससे कि जो सप्लाई है वो मिसमैच हो जाती है डिमांड से। यानी कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और उसका इम्पैक्ट क्या आता है, जो गुड्स की प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ने लगती हैं। अब क्योंकि गुड्स की प्राइसेस लगातार बढ़ने लगती हैं तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? नेचुरली उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सप्लाई को बढ़ाना होगा, लेकिन सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती, वो डिपेंड करती है जब प्रोडक्शन और होगा तभी सप्लाई बढ़ेगी। इसका एक बेनिफिट हम ये कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा, हम अदर नेशन से गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। जब हम अदर नेशन से गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो सप्लाई जो है वो मैच हो जाएगी डिमांड के साथ, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई में मिस मैच था वो हट जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, और जो डिमांड एंड सप्लाई है वो वापस में बैलेंस आ जाएंगी, और जो प्राइसेस जो अचानक बढ़ गई थी, सडनली राइज हो गई थी, वो वापस नॉर्मल हो जाएंगी। यानी कि जो इन्फ्लेशन है उस पर आसानी से इकोनॉमी जो है कंट्रोल कर सकती है। सेकेंड जो एडवांटेज आती है इकोनॉमी के लिए वो आती है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। देखिए जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है उससे बहुत ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, डायरेक्टली भी और एज वेल एज इनडायरेक्टली भी। देखिए जो डायरेक्टली हम किस तरीके से एडवांटेज मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या एडवर्टाइजिंग है या पर्सनल सेलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इन सभी एक्टिविटीज़ में जो है बहुत सारे पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी कि बहुत सारे लोग जो है इन ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, ऐसे वर्क करते हैं। और दूसरा, इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो कंपनीज़ हैं वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर पाती हैं, उनका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और इस एक्सेसिव प्रोडक्शन को करने के लिए जो है हमें और ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। यानी कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो लोगों को अपॉर्चुनिटी भी, एम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग है वो डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है एक इकोनॉमी को। तीसरा जो एडवांटेज आता है इकोनॉमी को वो आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा कोई भी जो नेशन है वो अपने एक्सपोर्ट को आसानी से राइज कर सकता है। ज़्यादा जो उसके पास ऐसे गुड्स जिसकी डिमांड उसके डोमेस्टिक नेशन में बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो उस गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, तो उस गुड्स को आसानी से जो है एक्सपोर्ट्स कर सकता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है उसको इस एक्सपोर्ट्स के द्वारा वो फॉरेन करेंसी को आसानी से अर्न कर सकता है। और इस फॉरेन करेंसी को अर्न करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेशन, वो उसको नेगेटिव होने से बचा सकता है। यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बैलेंस कर सकता है। और खासकर इस फॉरेन करेंसी का जो यूज़ है वो जो गुड्स उसके नेशन में प्रोड्यूस नहीं होते, यानी कि उस डोमेस्टिक नेशन में प्रोड्यूस नहीं होते, वो उन गुड्स को खरीदने में भी उस फॉरेन करेंसी का यूज़ कर सकता है। जो फोर्थ एडवांटेज आती है इकोनॉमी में वो आती है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा वर्ल्ड वाइड अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। और जिसका फ़ायदा ये होता है कि खासकर वो नेशंस जो लीस्ट डेवलप है या अंडर डेवलप है, अब वहाँ पर काफ़ी हाई क्वालिटी या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो हैं
वो वहाँ पर डोमेस्टिक नेशन में नहीं बन पाते, वहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अगर मान लीजिए नहीं बना पाती है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं या फॉरेन नेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ के भी लोग जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को या फॉरेन प्रोडक्ट्स को आसानी से यूज़ कर सकते हैं और उससे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको राइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है इकोनॉमी को कि जो लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहते हैं और उनके पास एक कैपेसिटी है उन प्रोडक्ट को बाय करने की, वो भी आसानी से बाय कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा। जो फिफ्थ एडवांटेज है इकोनॉमी को, वो आती है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी मतलब तेज़ी से बढ़ती है। क्यों तेज़ी से बढ़ती है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा जो है वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ावा मिलता है। अब क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है उस पेरेंट नेशन में, और उसका फ़ायदा ये होता है कि उस देश की जो नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, और जिसकी वजह से जो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी रैपिडली ग्रो करती है, क्योंकि जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप होता है, उनकी जो एक तरीके से जो अर्निंग कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ती है, और जिसकी वजह से जो उनके पास जो खर्चने की भी कैपेसिटी है वो भी राइज होती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है इकोनॉमी को। 6 पॉइंट देते हैं एडवांटेज के अंदर इकोनॉमी को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। होता क्या है कि एक नेशन में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्रचुर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत अधिक मात्रा में, जितनी उस देश को जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर मान लीजिए सफिशिएंट नहीं है, वो उनके पास जो लेबर रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। दूसरी ओर एक और नेशन है जिसके पास टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, यानी वो टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, इनकी डेफिशिएंट है। तो उस केस में क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा वो नेशन जिसके पास टेक्नोलॉजी है इन ग्लोबल रिसोर्सेज को या नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करने की, वो उस नेशन के नेचुरल रिसोर्सेज जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो है लेकिन एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी नहीं है उनको एक्सप्लोर करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे, और जिसका फ़ायदा जो है पूरे वर्ल्ड को मिलता है। अब इसका भी एग्जांपल ये ले सकते हैं, जस्ट लाइक अरेबियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो क्रूड ऑयल है वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है जितनी उन नेशन को ज़रूरत नहीं है। तो जो फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा या उनकी खुद की टेक्नोलॉजी के द्वारा वो क्रूड ऑयल को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, और जिसका फ़ायदा यह है कि वो ना केवल उस क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो अपने खुद के नेशन के लिए पूरे कर पा रहे हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड को वो क्रूड ऑयल जो है बेच रहे हैं, और जिसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आज अरबियन कंट्रीज़ जो हैं काफ़ी हद तक डेवलप होती जा रही हैं, क्योंकि उनके पास क्योंकि जो क्रूड ऑयल की डिमांड है, जो तेल की डिमांड है, वो पूरे वर्ल्ड को चाहिए, क्योंकि फ्यूल तो हर एक वर्ल्ड में जरूरत होगा। तो नेचुरली तो उसके द्वारा वो उनके पास भी रिसोर्सेज भी जो उनके रिसोर्सेज वेस्ट पड़े रहते, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा उनको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, फॉरेन करेंसी को अर्न कर पा रहे हैं, अपने जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आसानी से डेवलप कर पा रहे हैं। आज आप दुबई में जाइए या और अरबियन कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का नेशन नज़र आएगा, जो कभी आज से कई साल पीछे चले जाए, लगभग 50-100 ईयर्स पास्ट में चले जाए, तो वो केवल डेजर्ट होते थे, यानी कि केवल रेतीले मैदान होते थे। आज वहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है। किस वजह से हो पाया? इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा। 7th पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द स्ट्रेंथन इंटरनेशनल टाइज। देखिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग की वजह से जो है जो नेशंस की डिपेंडेंसी है वो एक दूसरे पे बढ़ी है। इंपोर्टर है वो एक्सपोर्टर पे डिपेंड है, एक्सपोर्टर नेशन जो है वो इंपोर्टर पे डिपेंड है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि कभी भी उनके जो रिलेशंस है वो आपस में ख़राब ना हो, क्योंकि रिलेशंस ख़राब होने से नेचुरल बात है उनके जो बिजनेस रिलेशंस है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो एक दूसरे के जो नेशंस के आपस में जो कोऑपरेशन है वो लगातार बढ़ा है, और कोऑपरेशन बढ़ने से क्या फ़ायदा मिला है? इससे जो विश्व शांति है, इनकी पूरा वर्ल्ड पीस है, उसको बढ़ावा मिला है, वर्ल्ड कोऑपरेशन, इनकी विश्व सौहार्द को बढ़ावा मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किए बेनिफिट टू द मैन्युफैक्चरर, फिर हमने डिस्कस किए बेनिफिट टू द इकोनॉमी, तीसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेनिफिट टू कस्टमर। कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए कस्टमर के लिए बेनिफिट्स है सबसे पहला वाइडर चॉइस। देखिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग के द्वारा आपको बहुत सारी वाइडर चॉइस मिलती है कस्टमर को, क्योंकि ना केवल वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज़ कर पाता है, उन प्रोडक्ट को यूज़ कर पाता है जो उसके होम नेशन में इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती हैं, बल्कि उन प्रोडक्ट को भी यूज़ कर पाता है जो कि फॉरेन या ब्रांडेड है,
जो फॉरेन नेशंस के प्रोडक्ट हैं उनको भी यूज़ कर पाता है। और उसका फ़ायदा ये है कि उसके पास ज़्यादा चॉइस है, वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी जो उसके पास कैपेसिटी है, उसकी जो खर्च करने की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो आसानी से तय कर सकता है कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट को बाय करे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बाय करना है या चीपर प्रोडक्ट बाय करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके बाद जो चॉइस है, वैरायटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड जो एडवांटेज आती है कस्टमर को, दैट इज़ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देखिए जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट हैं, जो एमएनसीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, उनके बीच में जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो वो कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। अब उसको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जो उनके गुड्स की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया रहे, जिससे कि कस्टमर जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो आसानी से जो है अदर कंपनीज़ की जो कंपटीशन है उसको फेस कर पाए। तो नेचुरली बात है, इसका फ़ायदा कस्टमर को मिलता है कि कस्टमर को बेटर क्वालिटी का गुड्स मिलता है और वो भी चीपर प्राइस पे भी मिल जाता है। तीसरा वही एडवांटेज है, गुड्स अवेलेबल एट लो प्राइस। क्योंकि जो एमएनसीज हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वो काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं। क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं इसलिए उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम आती है, और दूसरी तरफ जो कंपटीशन है उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा है। तो एमएनसी कंपनी कोशिश क्या करती हैं कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को एट लोअर प्राइसेस पे अवेलेबल कराएं कस्टमर को, और कस्टमर को इसका बेनिफिट ये मिलता है कि उसको ये गुड्स जो है गुड क्वालिटी का भी मिलता है और एज वेल एज लो प्राइस पे भी मिलता है। तो इस तरीके से कस्टमर के लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि उसको दोनों चीज़ें एडवांटेज मिल रही हैं। उसको चॉइस भी वाइडर मिल रही है क्योंकि वो अब किस तरीके का भी प्रोडक्ट खरीद सकता है, उसको बेटर क्वालिटी गुड्स मिल रहा है और एज वेल एज लो प्राइस पे मिल रहा है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं कस्टमर्स के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है उसे आप जरूर सेंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है एक इंटरनेशनल मार्केटर को, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एक इंटरनेशनल मार्केटर के लिए, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग इतनी आसान नहीं है जितनी आसान डोमेस्टिक मार्केटिंग है। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केटिंग का एक दायरा सीमित है, वहाँ पर कंज्यूमर के टेस्ट को, प्रेफरेंसेस को समझना बड़ा आसान है, वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको समझना बड़ा आसान है। वहाँ पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एक दूसरे के बारे में आसानी से जानकारी गेट कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान इंटरनेशनल मार्केटिंग में नहीं है। वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है डिफरेंसेस इन कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कस्टमर हैं डिफरेंट नेशंस के, उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस बिल्कुल सेम नहीं होते। क्यों उनके बीच में डिफरेंस होता है? क्योंकि उन नेशंस में डिफरेंट कल्चर होते हैं, उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इनकी वहाँ का जो वेदर है, कहीं कुछ नेशन बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, इतने ठंडे होते हैं कि वहाँ पर बर्फ़ काफ़ी महीने जमी रहती है, और कुछ इतने हॉट होते हैं, इतने गर्म होते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। तो उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वो डिफरेंट होती हैं, उनकी जो फूड हैबिट्स हैं उनमें डिफरेंस पाया जाता है। इवन जो उनका लिटरेसी लेवल है, इनकी अलग अलग नेशन में जो पढ़े लिखों की जो संख्या है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। जो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। तो इन जो कंज्यूमर के जो डिफरेंट नेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा उनके टेस्ट और प्रेफरेंस में डिफरेंस पाया जाता है। इवन जो कंज्यूमर की उस प्रोडक्ट से जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी डिफरेंट नेशंस की डिफरेंट होती है। तो इन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस की वजह से जो ग्लोबल कंपनी है, एक इंटरनेशनल मार्केटर है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए इन टेस्ट और प्रेफरेंसेस को समझना और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करना इतना आसान नहीं होता। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है अनसर्टेनिटीज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केटिंग में। अब क्योंकि इसमें रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट है या इम्पोर्टिंग नेशन की जो गवर्नमेंट है, अगर वो अनस्टेबल है, यानी कि अनस्टेबल का मतलब है जल्दी जल्दी बदल जाती है वहाँ की सरकारें, तो सरकारें जल्दी जल्दी बदलेंगी तो जो उनकी पॉलिसीज़ है वो भी जल्दी जल्दी बदलेंगी। और उसका नुकसान किस चीज़ पे होगा कि जो नई सरकारें आएंगी, नई पॉलिसीज़ लाएंगी, उससे क्या होगा, जो टैरिफ रेट्स हैं, यानी कि जो भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं उनमें हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। इसके अलावा जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं उन रेगुलेशंस में भी कई तरह के जो चेंजेस हैं वो बार बार आएंगे। जस्ट लाइक इंपोर्ट लाइसेंस हो गया या कोटा हो गया या परमिट हो गया या एक्सपोर्ट रेगुलेशंस हो गए, इनमें लगातार जो है बार बार चेंज आएंगे। और जिसकी वजह से क्या होगा, ना तो इंपोर्टिंग नेशंस ना एक्सपोर्टिंग नेशंस के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है वो भी आसानी से नहीं बना पाएंगे।
कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर गुड्स को जो है वो बैन कर देती है, उसके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को। जैसे कि इंडिया में भी कई बार पाया जाता है, जब ओनियन यानी कि प्याज के रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, उसके एक्सपोर्ट पर बैन कर देती है कि आप प्याज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है। तो इस तरीके की जब पॉलिसीज चेंज होती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों पे ही आता है। कई बार क्या होता है कि जो नेशंस एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हैं उनके जो रिलेशंस हैं उनमें काफ़ी चेंज आ जाता है, यानी कि उनकी जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। जैसे इंडिया के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं काफ़ी अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है उसमें डाउन आया है। अब एट प्रेजेंटली इंडिया के जो चाइना के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं चल रहे, उसका भी इम्पैक्ट जो है इंडिया और चाइना के जो बिज़नेस है उसके ऊपर आया है। तो ये कुछ एक हर्डल्स है जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है और जिसकी वजह से जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो है जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जो ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कई तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। और कभी कभी ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इन बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, बहुत सारी ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं, वो इतना हर्डल क्रिएट कर देती हैं कि जो एक तरीके से डीमोरलाइज हो जाता है जो इम्पोर्टर है या एक्सपोर्टर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है इंटरनेशनल मार्केटिंग के डेवलपमेंट में। नंबर 4 पॉइंट आता है दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो डिफरेंट नेशंस हैं उनकी अपनी डिफरेंट करेंसीज हैं और इन करेंसीज के जो रेट है वो कभी भी सेम नहीं रहते। इनकी इन करेंसीज के जो रेट है उनमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं और अप्स एंड डाउन्स का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के इम्पैक्ट आते हैं। कभी उसका इम्पैक्ट जो है एक्सपोर्टर पे पॉजिटिव होता है और इंपोर्टर पे नेगेटिव होता है। दूसरा चेंज आने से क्या होता है, इंपोर्टर के लिए पॉजिटिव होता है, एक्सपोर्टर के लिए नेगेटिव होता है, या एक्सपोर्टर के लिए नेगेटिव है या इंपोर्टर के लिए पॉजिटिव है। मतलब ये लगातार चेंज होते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है क्योंकि जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है उनको ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो जो अपने गुड्स की प्राइस तय करें उसमें कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज क्योंकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं इनके जो एग्रीमेंट होते हैं वो काफ़ी लंबे पीरियड के होते हैं, 6 महीने, साल, 1.5 साल। इस पीरियड के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके रेट में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। अब क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है बहुत ज़्यादा चेंज आएगा तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पे आ सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है एक तरीके से जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए। नंबर 5 पॉइंट आता है दैट इज़ ऑपोजिशन बाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। देखिए जब भी कोई ग्लोबल कंपनी किसी पर्टिकुलर नेशन में गुड्स को एक्सपोर्ट करने जाती है, बेचने जाती है, क्या वहाँ पर अपनी सब्सिडी लगाती है यानी कि अपना गुड्स या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तय करती है, तो वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने लिए एक तरीके से इसको एक थ्रेट समझते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में आएंगी इससे जो हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरह तहस नहस हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो वो भी बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, बहुत सारे धरने करते हैं और इन धरनों का या बहुत ज़्यादा अपोजिशन का भी जो है कई बार इम्पैक्ट आता है उनकी इमेज पर, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है इंटरनेशनल मार्केटिंग के डेवलपमेंट में। 6 जो चैलेंज आता है वो आता है टेक्नोलॉजिकल पायरेसी। अब पायरेसी क्या है? पायरेसी है टेक्नोलॉजी की डुप्लीकेसी कर लेना, यानी कि एक तरीके से किसी ने बहुत मेहनत की, आपने उसके काम की कॉपी कर ली बिना उसकी इजाज़त के, बिना उसकी परमिशन के, बिना उसको आपने कोई पेमेंट किए। तो ये जो पायरेसी है ये बहुत बड़ी खतरनाक होती है। अब टेक्नोलॉजी की पायरेसी क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर खासकर जो छोटे नेशंस होते हैं वहाँ पर लॉ जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, खासकर कॉपीराइट के या ट्रेडमार्क के। तो इस तरीके जो वहाँ जो कॉपीराइट ट्रेडमार्क वगैरह के अगर मान लीजिए जो राइट हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, वहाँ के जो लॉ हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उस केस में जो है वहाँ के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो आसानी से जो फॉरेन कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है उसको आसानी से उसको कॉपी कर लेंगे और उनसे मिलता हुआ डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो बाज़ार में ले आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से हर्डल है इंटरनेशनल मार्केटिंग के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डंपिंग की। देखिए कई बार क्या होता है जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी है या जो ग्लोबल कंपनी है वो बड़ी लार्ज साइज़ की होती है। उनके पास कई बार क्या होता है प्रोडक्शन हद से ज़्यादा हो जाता है, जितनी उनको ज़रूरत नहीं है, जितना उन्होंने सोचा नहीं था। तो वो क्या करते हैं इस एक्सेसिव प्रोडक्शन को एक तरीके से एक्सपोज करने के लिए या ख़त्म करने के लिए डंप करने की कोशिश करते हैं। और डंप कैसे करते हैं, वो किसी दूसरे नेशन में जो है गुड्स को बहुत ही सस्ते रेट पर, इतने सस्ते रेट पर जो उनकी गुड्स की कॉस्ट है उससे भी कम रेट पर
उस गुड्स को बेचते हैं, और जिसका नुकसान क्या होता है कि उस नेशन की, यानी कि उस डोमेस्टिक नेशन या जिस पेरेंट नेशन में वो बेचने जा रहे हैं, उस पेरेंट नेशन में जो वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो इतनी कम प्राइसेस पे बेच नहीं पाती, और उसका नुकसान उस पेरेंट कंपनी की जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ है उनके ऊपर पड़ता है। और उसका जो नुकसान होने की वजह से क्या होता है, वो जो डंप करने वाली कंपनी है वो धीरे धीरे वहाँ पर अपनी पकड़ बना लेती है, वहाँ पर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेती है। तो ये डंपिंग है, ये एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज पे, और कहीं ना कहीं उनकी इमेज को एक तरीके से डिस्ट्रॉय भी करता है कि बहुत सारे जो नेशंस हैं वो इसीलिए इसको एक तरीके से अपोज करते हैं। वहाँ की जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन है और एज वेल एज वहाँ की जो कई बार सरकारें भी, या उनकी जो सरकारों के जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है वो भी अपोज करती है इंटरनेशनल मार्केटिंग को, केवल इस डंपिंग की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है करप्शन। अब ये जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, कई नेशन में जहाँ वो उनका मार्केट पहली बार एंट्री करने की कोशिश करते हैं, जिन नेशन में अपने गुड्स को बेचने की कोशिश करते हैं, तो कई बार वो एंट्री करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको वो बहुत ज़्यादा रिश्वत देते हैं, ब्राइब करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं। और जिसकी वजह से एक और फ़ायदा भी ये ग्लोबल कंपनीज उठा लेती है कि क्योंकि वो उनको पेमेंट करते हैं, रिश्वत देते हैं, तो वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो भी वो अपनी मन मर्जी के बनवा लेते हैं, और जो कि एक तरीके से गलत है वहाँ के लोगों के हिसाब से, और ख़ासकर ये एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी ये रॉन्ग है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। 9th पॉइंट आता है, दैट इज डिफरेंस इन कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स। देखिए जो मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसके लिए जो कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्स है डिफरेंट नेशंस का वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि हर एक नेशन के जो कस्टमर हैं वो एक ही तरह के होते हैं। कुछ कस्टमर जो है क्वालिटी को पसंद करते हैं, कुछ कस्टमर क्वांटिटी को पसंद करते हैं, कुछ नेशन के जो कस्टमर है वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो हर एक जो नेशंस का जो कस्टमर है वो मार्केटिंग के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए बिल्कुल अलग तरीके का जो है रिस्पॉन्स देते हैं। अब खासकर जो इटली के जो है या फ्रांस के जो कस्टमर हैं वो स्टाइलिश प्रोडक्ट को जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रेफर करते हैं। दूसरी ओर जो इंडियन कस्टमर हैं वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव हैं, ज़रा सी भी प्राइस कम होने पे या फ्री गिफ्ट मिलने पर वो नेचुरल बात उन प्रोडक्ट को ज़्यादा एक तरीके से प्रेफर करते हैं। तो एक तरीके से जो कस्टमर की रिस्पॉन्स को भी जज कर पाना एक इंटरनेशनल मार्केटर के लिए बहुत आसान नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डिफरेंस इन मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जो डिफरेंट नेशंस होते हैं वहाँ पर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम नहीं हो पाता है, क्योंकि अलग अलग नेशन में अलग अलग मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, और जिसकी वजह से जो एक बिजनेसमैन है उसके लिए एक कॉमन पॉलिसी बनाना, एक कॉमन स्ट्रेटेजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंट तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो अवेलेबिलिटी है या नहीं है, यानी कि वहाँ पर होलसेलर या रिटेलर आसानी से अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पर मीडिया की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या फिर वहाँ पर जो मीडिया की कॉस्ट है वो कितनी है, ज़्यादा है या कम है। तो ये कई तरह के जो है एक तरीके से हर्डल आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक नेशन का दूसरे नेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। तो ये कुछ एक चैलेंजेस हैं जो एक इंटरनेशनल मार्केटर को फेस करने पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग की समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर 8683838931 पर। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulani classes@gmail.com पर। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।